हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। दोस्तों, जैसा कि आप सब जान रहे हो, आपका करेक्शन डेट का विंडो ओपन है जो कि आपका 14 तारीख तक ही ओपन रहेगा, जो कि 12 तारीख से ओपन है। ठीक है, तो कल जो मैंने एक वीडियो डाली रात को अराउंड 11 साढ़े 11 के आसपास, जिसमें आपको एक एलिजिबिलिटी सब पोस्ट का एलिजिबिलिटी का लिस्ट नज़र आ रहा था अपने अपने फॉर्म्स में। तो काफ़ी लोग के फॉर्म्स रिजेक्ट हो गए हैं। ठीक है, मतलब बहुत सारे ऐसे कमेंट्स देखने को मिले और बहुत सारे ऐसे पर्सनल मैसेजेस भी आए इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, सभी जगह पे कि ऐसा ऐसा हुआ है। ठीक है, उनमें से किन्हीं एक ने से मैंने मांगा था कि भाई कैसा शो हो रहा है, क्योंकि मुझे भी देखना पड़ेगा कि कैसा होता है। तो उन्होंने अपना डिटेल्स भेजा, तो वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो उसमें क्या लिखा हुआ है, अगर आपके भी सेम वैसा ही इशू है तो आप एक बार वीडियो के कमेंट में बता देना कि हाँ वही इशू, वैसा ही इशू आ रहा है। और उसमें हम देखिए इनके तरफ से ऐसा कुछ बहुत क्लियर तो कुछ है नहीं एम्स की तरफ से कि क्या हम कर सकते हैं, बट एक आइडिया ज़रूर लगा सकते हैं कि क्या करना चाहिए। बाकी सारे फॉर्म्स में क्या है जहाँ पे एक्सेप्टेड हुए हैं फॉर्म्स, उस बेसिस पे मैं कुछ बता सकता हूँ जो कि आप कर सकते हो। कुछ नहीं करने से बढ़िया अगर कुछ करके अगर पॉसिबल हो जाता है कि एक्सेप्ट हो जाता है तो फिर वो बढ़िया रहेगा, रेदर देन कि रिजेक्टेड रह जाए। ठीक है, अब देखिए इस फॉर्म में हम वही करने वाले हैं कि हम एक्चुअली क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम चलें, ठीक है, तो इतनी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। अगर आपका भी फॉर्म रिजेक्ट हुआ है तो एटलीस्ट आप इस वीडियो को देख सकते हो, कुछ आइडिया लगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको इस वीडियो में जो मैं बोलूँ या जो मैं बताऊँ वो आपको मैंडेटरी है करना। अगर आपको सही लगे तो आप कर सकते हो, क्योंकि एज सच मेरे पास भी ऐसा कोई एम्स का नोटिस या कोई मैसेज नहीं आया है जो कि मैं ये कन्वे कर पाऊँ मैसेज। बट जहाँ तक सोच पा रहा हूँ या जहाँ तक हो सकता है वही बताऊँगा आपको। अगर आपको सही लगे तो आप फिर कर सकते हो वो चीज़ को। देखिए क्या है कि आपका जो इन्होंने मुझे भेजा, एक भाई ने हमारे भेजा, उनका ये एप्लीकेशन स्टेटस तो सबमिटेड है, बट ठीक है, कल जो आपका लेकिन आया स्टेटस, उनमें उनका रिजेक्टेड आया और उन्होंने अप्लाई किस चीज़ के लिए किया है, अप्लाई किया है प्रोग्रामर के लिए। ठीक है, अब देखिए मैसेज में क्या लिखा है वो भी एक बार पढ़ लेते हैं। 16G। अब मुझे ऐसा क्या लगा कि मे बी ऐसा कोई पॉइंट हो सकता है आपके एप्लीकेशन फॉर्म में मे भी जब उन्होंने मुझे भेजा तो मुझे लगा कि एप्लीकेशन फॉर्म में जैसे होता है ना पॉइंट, क्या बोलते हैं, जी करके ABCD जो पॉइंट्स चल रहे होते हैं उसमें सब पॉइंट्स होते हैं, तो वैसा कुछ होगा। तो उन्होंने बताया कि नहीं, मैंने चेक किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो ये मैसेज लिखा है उनके तरफ से, जो एम्स की तरफ से दिखा है रिजेक्टेड के बाद, देयर इज़ ए डिस्क्रिपेंसी इनवैलिड सेट नॉट मैचिंग द फील्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेक्टेड इन द एप्लीकेशन फॉर्म। तो अब मेरा पूछने का मतलब आप लोग से यही है कि क्या आप लोग का भी जो रिजेक्शन हुआ है उसका जो मतलब इस टाइप का जो मैसेज है उसमें आपका ये एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन ही मेंशन है या समथिंग किसी के फॉर्म में कुछ और भी मेंशन है? क्योंकि अभी तक तो मुझे जो भी पता चला सबका सब एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन रिलेटेड ही इशू है। तो आपके भी वही हैं या आपका डिफरेंट है? ठीक है, पहली बात तो ये होगी, आपको कमेंट्स में ये बता दीजिएगा कि एजुकेशनल है या कुछ और है। ठीक है, सेम है तो सेम, अदरवाइज डिफरेंट में क्या आपको बताया जा रहा है, इस तरीके के मैसेज में आपको किस बारे में लिखा गया है। ठीक है, यू आर देयर फॉर रिक्वायर्ड टू लॉग इन विथ क्रेडेंशियल, कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, दिस इतना इतना बता दी, अदरवाइज इज रिग्रेटेड दैट द इनकरेक्ट और डिलेड सबमिशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड एंड विल नॉट बी परमिटेड टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन। साफ साफ इन्होंने लिख दिया। तो पहली बात तो ख़राब चीज़ ये है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ क्लियर करके बताया नहीं कि आपको आगे फर्दर करना क्या है। ठीक है, एक नोट करके दे सकते थे कि भाई आपने ये गलती की है, इसमें आप ये करो। ठीक है, जिनकी जिनकी भी गलती हुई है एम्स को ये पूरा एक लिखने के वजह से, ये सबको पता है कि ये करने के बाद नहीं होगा कुछ, बट उनको एक देना चाहिए था मैसेज कि भाई आपने ये गलती की है, इसके कारण आपका रिजेक्ट हुआ है, आपको ये करना है सुधार विद इन टाइम लिमिट, तो वो एक बात होता। बट यहाँ पे ऐसा कुछ क्लियर नहीं है कि चलो आपका रिजेक्ट हो गया, बट क्यों हुआ, बस लिखा है इन्होंने मैचिंग नहीं कर रहा। तो मैचिंग नहीं कर रहा तो अब इस केस में हम क्या कर सकते हैं वो आगे आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया। तो आप तो पहले ये कंफर्म कर दीजिएगा कि ये है कि नहीं। ठीक है, दूसरी बात, अगर कुछ लोग चाहें, जैसे लास्ट टाइम भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ था, लास्ट ईयर इन द सेंस कि एम्स CRE 2023 में भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम आपका देखने को मिला था। तो मैंने खुद कांटेक्ट किया था आपके एम्स के टोल फ्री नंबर पे, बात भी हुई थी थोड़ी, बहुत ज़्यादा ट्राई करने के बाद उसकी कॉल रिकॉर्डिंग भी वीडियो मतलब चैनल पे अवेलेबल है, वो किसी और मैटर पे था। तो
उस तरीके से आप लोग सबसे ये रिक्वेस्ट है, या जो भी जिनका भी रिजेक्ट हुआ है वो अपने तरीके से ये तो ट्राई ज़रूर करते रहें कि एटलीस्ट आप एक बार जो मैं बताऊंगा उसको आप कर दे सकते हो, बट फिर भी आप ट्राई करते रहना कि अगर बात हो पाए तो आपका जो टोल फ्री नंबर होगा उस पर आप रेगुलर कॉल करते रहो। क्या पता किसी एक बंदे का भी उठ जाए, पता चल जाए, उनको सॉल्यूशन मिल जाए तो वो किसी वीडियो के कमेंट में आके कमेंट कर दें, जिससे कि सारे लोग का हेल्प हो जाए, या फिर उनका बात हो जाए तो वो मुझे मैसेज कन्वे अगर मुझ तक पहुंचा सके तो मैं वीडियो के थ्रू बता दूंगा सबको। ऐसा आप कर सकते हो, मैं भी ट्राई करूँगा, अगर हो जाता है तो मैं तो बता ही दूंगा, अगर मुझे कोई कुछ भी पता चलता है तो ये आप कर सकते हो। क्वेरी रेज़ करने का कोई बहुत बड़ा फ़ायदा आपका नहीं होने वाला, क्योंकि क्वेरी लास्ट टाइम भी बहुत सारी रेज़ की गई थी, किसी का कोई जवाब नहीं आया था, नॉट अ सिंगल क्वेरी का जवाब आया था। हाँ, बहुत ज़्यादा क्वेरी हो गए थे तो उसका एक अलग सा ये लोग नोटिस निकाल देते थे, जैसे नोटिफिकेशन टाइप का, लेकिन अब उसका भी टाइम नहीं है आपके पास, क्योंकि आज 13 तारीख है, कल आपका 14 तारीख है, कल ये बंदी हो जाना है, ठीक है। तो नोटिस ये लोग अब निकालेंगे नहीं, तो कॉल पे आप लोग में भी ट्राई कर सकते हो अगर करना चाहो तो। इनका फॉर्म जो रजिस्टर्ड हुआ था देखिए 11 जनवरी को ही हुआ था, इन्होंने भेजा है। अब एक बात करते हैं, आपका एक नोटिस देखने को मिला था 28 जनवरी को, ठीक है। 28 जनवरी को कुछ लोग की क्वेरीज जा रही थी जिनके रिगार्डिंग आया था, इन सब्जेक्ट क्या था यहाँ पे, इन्फॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट टू चूजिंग द सेट ऑफ ए क्वालिफिकेशन के सेट्स को चूज़ करने के रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन था वाइल अप्लाइंग अंडर द एनी ग्रुप कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन दिस। इस बेसिस पे अब इनका क्या उधर से आया था वो हम पढ़ लेते हैं। ये आपका फॉर्म का डिटेल्स है जो भी आपका है इस बार का। पहला पॉइंट इन्होंने कहा, ए कैंडिडेट विल हैव टू चूज़ वन और एज मेनी सेट्स प्रोवाइडेड बेस्ड ऑन द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ही सी पोजेस फॉर द अप्लाइंग पोस्ट। इसका मतलब ये हुआ, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो वहाँ पे आपको जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लगती है, भले वो एक हो या ज़्यादा हो, आपको वो फिल करना है, ठीक है। मतलब ए कैंडिडेट विल हैव टू चूज़ वन और एज मेनी सेट्स प्रोवाइडेड बेस्ड ऑन द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ही सी पोजेस फॉर द अप्लाइंग पोस्ट, ठीक है। इतना समझ में आ गया कि आपको पोस्ट को अप्लाई करने के लिए एक या एक से ज़्यादा अगर रिक्वायरमेंट है तो आपको उसको फिल करना है, चूज़ करना है, उस सेट को फिल करना है। सेकेंड क्या हो गया, कैंडिडेट विल ऑल्सो हैव टू अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अकॉर्डिंग टू द चूजन सेट ऑफ द क्वालिफिकेशन। आपने जो चूज़ किया है उसके अकॉर्डिंग क्या करना होगा, आपको उसके डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। मतलब मान लो आपने ग्रेजुएशन फिल किया तो ग्रेजुएशन के आपको डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट जो भी वहाँ पे अपलोड करना होगा वो करना होगा। 12th किया तो आपको 12th के करने होंगे। मान लो आपने 10th पे फिल किया तो 10th के करने होंगे। मतलब जो भी क्वालिफिकेशन आप फिल करोगे तो उसका आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना होगा, ये बात यहाँ पे लिखी गई है। नंबर 3 क्या हो गया, द सेट ऑफ क्वालिफिकेशंस एज क्रिएटेड बेस्ड ऑन द क्वालिफिकेशन प्रोवाइडेड इन द ग्रुप पोस्ट। सेट ऑफ क्वालिफिकेशन वही होना चाहिए एज क्रिएटेड बेस्ड ऑन द क्वालिफिकेशन प्रोवाइडेड इन द ग्रुप पोस्ट। जो भी आपके ग्रुप पोस्ट स्पेसिफिक आप जिसके लिए भी अप्लाई कर रहे हो, वहाँ ग्रुप पोस्ट के बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया हुआ है मिनिमम, जो आपको मिनिमम चाहिए होता है। जैसे किसी कोई ग्रेजुएशन पे है, कोई 12th पे है, कोई 10th पे है, तो वो आपका एक मिनिमम लेवल होता है कि भाई इतना तो चाहिए ही। तो ये लिखा गया है कि आपको उसी बेस पे जो क्वालिफिकेशन दिया गया है ग्रुप पेस्ट का, उस बेस पे आपको सेट ऑफ क्वालिफिकेशन बनाना है या क्रिएट करना है, अपलोड करना है जो भी। 4th नंबर क्या कह रहा है, ईच सेट ऑफ क्वालिफिकेशन इनेबल कैंडिडेट टू एलिजिबल फॉर द इंस्टीट्यूट वेयर सेम क्वालिफिकेशन हैज़ बीन रेफर्ड। अब देखो कल जो आया ना आपका सब पोस्ट एलिजिबिलिटी, वो यही नंबर 4 आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि हर एक जो क्वालिफिकेशन का सेट है, मान लो कि आपको यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि मान लो कि 10 एम्स यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही हैं। अब 10 एम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं और कुछ का मान लो 10 का एलिजिबिलिटी सेम है, मतलब कहीं पे ग्रेजुएशन चाहिए, कहीं पे 12th चाहिए, कहीं पे 10th चाहिए, तब तो वो डिफ़र करेगा। लेकिन हर जगह अगर सेम है तो आप सबके लिए एलिजिबल होगे। अगर डिफरेंट है तो आपने जो फिल किया है उसके बेसिस पे आपको वो एम्स की लिस्ट देखने को मिलेगी। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, कि मान लो जो भी आपने फिल किया है वो एम्स का अगर एलिजिबिलिटी वाले सेक्शन में वही चीज़ होगा तब आपको उसका लिस्ट देखने को मिलेगा, अदरवाइज़ आपको वो देखने को नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात ये थी। Number 5, in case candidate possessing all the relevant qualification based on the set of qualification and he did not choose all the sets of qualification or he choose one or two sets। मतलब अगर किसी कैंडिडेट को चाहिए कि उनको जितने सेट्स अपलोड करने हैं या जितने सेट्स उनको अप्लाई करने के लिए चाहिए, उनमें से उन्होंने सारे नहीं सेट चूज़ किए, डिड नॉट चूज़ मतलब नहीं किए, या फिर 1-2 करके ही छोड़ दिया अगर ज़्यादा चाहिए तो उस केस में कैंडिडेट विल नॉट बी एबल टू क्लेम देयर एलिजिबिलिटी फॉर द इंस्टीट्यूट। उस केस में आपने अगर सारे नहीं किए तो आपको क्या होगा, एलिजिबिलिटी चूज़ करने का मौका नहीं दिया जाएगा, विच डिफर इन क्वालिफिकेशन चूजेस बाय द कैंडिडेट। मान लो कि ऐसे तो सिंपली यार मतलब
जिस पोस्ट पे ग्रेजुएशन है वो सबका सेम ही है, 12th सबका सेम ही है। कहीं कहीं पे मे भी अगर डिफ़र कर रहा होगा, मैंने अब एक एक पोस्ट को तो नहीं देखा 1 to लेके 69 तक या जो भी 70 जहाँ भी तक भी है, तो उसमें क्या होगा, कुछ में मान लो डिफ़र कर रहा होगा, तो उस बेसिस पे अगर आपने दो चीज़ के लिए अप्लाई किया है, अगर आपने दो चीज़ के हाँ सिंपल सी बात ये चीज़ यहाँ पे आएगा, अगर आपने दो पोस्ट के लिए पोस्ट डाला है तो आपको दोनों के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, ठीक है। मान लो किसी ने AAO का भी डाला है और किसी ने UDC का भी डाला है या LDC का भी डाला है, तो आपको दोनों की क्वालिफ़िकेशन चाहिए ना। जैसे कि समझ पा रहे होगे आई गेस कि यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन चाहिए, यहाँ पे आपको 12 चाहिए। तो आपको इस सिनेरियो में अगर सिर्फ कोई बंदा AA डालता है तो वहाँ ग्रेजुएशन डाल के छोड़ देगा, काम चल जाएगा। सिर्फ LDC डालता है वहाँ 12 डाल के छोड़ देगा, काम चल जाएगा। बट अगर यहाँ पे आप सिर्फ ग्रेजुएशन डाल के छोड़ दे हो, आपने दोनों फॉर्म फिल किया है, क्योंकि आपका फॉर्म प्रेफरेंस इंटरफेस तो एक ही खुल रहा है, भले आपने मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई किया, ठीक है। तो AA के लिए भी डाला और LDC के लिए भी डाला, तो यहाँ पे आपको मैंडेटरी हो जाएगा कि ग्रेजुएशन का भी आप डालो क्वालिफिकेशन सेट में और 12th का भी आप डालो और इसके डॉक्यूमेंट भी अपलोड करो और इसके डॉक्यूमेंट भी अपलोड करो। क्योंकि भाई इस पोस्ट के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, आपने तो चलो हायर क्वालिफिकेशन में भी डाल दिया कि ग्रेजुएशन हो, तो ये सामने वाले सोचेगा नहीं कि आप ग्रेजुएशन करके आए हो मतलब 12th तो आपने किया ही होगा। ये नहीं करना। आपको क्या करना कि LDC अगर आपने फिल किया तो आपको इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वहाँ पे अप्लाइड पोस्ट के तौर पे वो आपको फिल करना होगा, तभी आपको एलिजिबिलिटी पोस्ट दिखेंगे इसके लिए। नहीं तो बस और बस ग्रेजुएशन पे AA का दिख के ख़त्म हो जाएगा। जहाँ जहाँ पे ग्रेजुएशन के एलिजिबिलिटी पे जो एम्स अवेलेबल होंगे वही लिस्ट में दिखेगा, LDC वाला दिखेगा ही नहीं, तो आप एलिजिबल ही नहीं हो पाओगे फिर। तो एक चीज़ तो ये रह गई ध्यान देने वाली जो मैंने अभी बताई ये। दूसरी, अगर सजेशन मानिए तो अगर आपको जिस पोस्ट पे मान लो सिंगल के लिए आपने अगर अप्लाई किया है, सिर्फ जैसे मैं AA की अगर एग्जांपल लूँ तो AA अगर आपने अप्लाई किया है तो मेरे समझ से जितने भी एप्लीकेशन सबमिट हुए हैं उनमें से भी मैंने 2-4 देखे, आप सिर्फ सिंगल डालिए, सिंगल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो आपको रिक्वायरमेंट है। मतलब AA में ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट है, ग्रेजुएशन डाल के ख़त्म कीजिए। उसमें आपके पास मान लो ग्रेजुएशन से ऊपर पोस्ट ग्रेजुएशन है, ये है वो है, वो डालने की ज़रूरत नहीं है, उसके नीचे डालने की ज़रूरत नहीं है। जो रिक्वायरमेंट है वो डालिए, ख़त्म कीजिए। उसके नीचे आपको एक DOB वाला सेक्शन मिलता है जहाँ पे आपको 10th का अपलोड करना ही होता है, ठीक है। एक DOB वाला सबसे नीचे में आपको जब ये फिल कर लोगे तो DOB वाला सेक्शन आपको मिलेगा, वहाँ पे आपको 10th की मार्कशीट या 10th का सर्टिफिकेट जो भी अपलोड करना होगा तो वो चीज़ करिए। जो लोग जो लोग एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं उनके लिए मैंने बता दिया कि आपको दोनों की मिनिमम क्वालिफिकेशन एटलीस्ट वहाँ पे अपलोड करना होगा, वो चूज़ करना होगा, अदरवाइज़ आपको वो नहीं दिखेगा। और यही कारण हो सकता है कि मे बी रिजेक्ट हुआ हो। तो मेरे समझ से जो भी चाहिए होगा, जो मिनिमम चाहिए वो अपलोड करके आप एक बार को छोड़ सकते हो, ठीक है। क्योंकि अब इससे ज़्यादा बुरा तो क्या ही होगा, आपका रिजेक्ट तो ऑलरेडी हो चुका, ठीक है। जैसे कि मैं कहना चाह रहा हूँ ये बात, जैसे आपका फॉर्म तो है वो रिजेक्ट तो हो चुका, ठीक है। फ़िलहाल आपके पास कोई आइडिया है नहीं, ठीक है। तो मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है कि जिनका एक्सेप्ट हुआ है, ठीक है, जिनका एक्सेप्ट हुआ है उन्होंने ऐसा क्या किया जो रिजेक्ट वालों ने नहीं किया। मतलब दोनों में कुछ तो डिफरेंस रहा होगा। तो इनका जैसे कि मैंने कल जिनका भी वीडियो डाला उनमें भी सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वालिफिकेशन एडेड है, वो भी ग्रेजुएशन पे। AA में सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए था, ग्रेजुएशन का अपलोडेड है सिंपल। इसके बाद नहीं 12th का, ना ही 10th का, मतलब DOB वाले सेक्शन में अपलोडेड है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो ये चीज़ आप कर सकते हो। अगर आपने बहुत सारे क्वालिफिकेशन डाल रखे हैं तो आप वहाँ से उसको हटा दे सकते हो, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम क्या आएगी ना कि मान लो आपने 12th भी डाल दिया, ग्रेजुएशन भी डाल दिया, 10th भी डाल दिया, तो उनको में भी सेपरेट करने में प्रॉब्लम आ रही होगी कि भाई आपको सारे लिस्ट दिखाने पड़ जाएंगे। जैसे मैं क्या कह रहा हूँ कि आपने जैसे AA डाला तो AA जिन जिन एम्स में अवेलेबल है उनका आपको एक लिस्ट वो दिखाएंगे। जैसे कल सब पोस्ट एलिजिबिलिटी दिखा तो जितने AA जहाँ जहाँ अवेलेबल है वो लिस्ट आपको दिखा। लेकिन अगर आपने इसके साथ 12th भी डाल दिया है तो 12th पे भी जितने एम्स अवेलेबल हैं वो भी तो उनको वहाँ पे शो करने पड़ जाएंगे ना। तो वो क्यों करेंगे जब आपने सिर्फ AA के लिए फिल किया है तो, या जब आपने सिर्फ 12th के लिए फिल किया है और आप अगर ग्रेजुएशन भी डाल देते हो तो वो ग्रेजुएशन वाली पोस्ट आपको क्यों दिखाएंगे जब आप सिर्फ एलिजिबल ही 12th के लिए हो। तो एज़ पर मी मेरे को जितना समझ में आ रहा है उतना मैं आपको यही बता सकता हूँ कि आप बस अपने मिनिमम क्वालिफिकेशन को फिल कीजिए
जहाँ पे 12th की रिक्वायरमेंट है और आपने सिर्फ वही पोस्ट फिल किया तो आप सिर्फ 12th को डालिए। जहाँ पे ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट है, अगर आपने सिर्फ उसी पोस्ट को भरा है तो आप वही उसी का सिर्फ डालिए। और अगर आपने दोनों फिल किया है, दोनों इन द सेंस कि मान लो कि आपने 2 पोस्ट के लिए फिल किया है, एक आपका AAO भी हो गया, एक आपका LDC भी हो गया, तो उस केस में आप दोनों डालिए। ठीक है, मिनिमम क्वालिफिकेशन आप कम से कम सिर्फ मिनिमम जितना है उतना ही डालिए। मेरे हिसाब से जिनका रिजेक्ट हो चुका है वो ये चीज़ कर सकते हैं। मेरे हिसाब से 90% तो ये वर्क कर जाएगा, बाकी 10% का मैं गारंटी नहीं लूँगा कि भाई ये हो जाएगा। आगे कोई अपडेट मिलती है, अगर मेरी बात हो पाती है या किसी तरह से कॉन्टैक्ट बैठ पाता है तो मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। आप भी करते रहिएगा अपने साइड से। तो ये वीडियो था, मैंने सोचा कि काफ़ी लोग कमेंट्स में परेशान थे, काफ़ी लोग मैसेजेस में भी परेशान हैं, तो आई गेस कि मुझे जितना समझ में आया, मुझे जितना वर्क किया, मैंने आपको बता दिया। अब आपकी इच्छा है कि आप इसको मानना चाहते हो, समझना चाहते हो, या जिस वे में आप इसको लेना चाहते हो। मैंने सब कुछ एक पॉसिबिलिटी के तौर पे बता दिया कि कैसे कैसे एलिजिबिलिटी लिस्ट आपका प्रिपेयर होता है, पोस्ट वाइज ही किया जाता है, तो उस बेसिस पे आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। ठीक है, थैंक यू।